स्वागत है बच्चों, आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के आपका जो साइंस पेपर का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का मोस्ट 25 बीबीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार रिपीट होते रहता है, रोटेट होते रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखें और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और हम अपने इस चैनल पर आपके लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रत्येक का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े जुड़े रहिएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है R = F/2, ऑप्शन नंबर बी है 2R = F, ऑप्शन नंबर सी है F = R/2 और डी नंबर ऑप्शन है R = F। तो आपको हम बता देते हैं, फोकसांतर जो होता है उसको हम लोग F से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या जो होता है उसे हम R से सूचित करते हैं। तो गोलीय दर्पण में जो इसका रिलेशन बनता है वो बनता है हमारा F = R/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो कौन सा कथन सही होगा। आपको हम पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आपको कोई भी अगर दर्पण वहाँ पे एग्जाम में दिया हुआ है तो आपको हमेशा याद रखना है F और R का संबंध जो होता है वो आपका फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, F = R/2। हो सकता है आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है, तो इसका अगर घुमा करके आपको दे देगा तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है F = R/2। तो हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या तो इसके नीचे 1 लगा देंगे और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो R को 1 से गुना कर देने पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे R और इक्वल हो जाएगा 2 को F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2F। तो आप देख पा रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी ऑप्शन दे दे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका कोई भी यहाँ पे मिरर है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण को लिए हैं और अवतल दर्पण में हम यहाँ से प्रकाश जो है परावर्तन यहाँ पे कराए हैं। और ये परावर्तन करने के बाद ये ध्रुव से ध्रुव नहीं, ये मतलब प्रधान अक्ष से जब गुजरती है तो ये प्रकाश जो है हमारा मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस से होकर के गुजरती है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अवतल दर्पण में जब भी हमारा प्रकाश जब परावर्तन होती है तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर के ही गुजरती है। तो चलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण कैसा होता है। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर का और तथा साथ में सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो वस्तु कैसा होता है, वो दर्पण कैसा होगा। तो आप यहाँ पे सोचिए, आप जब भी अपना मतलब घर में जो आप दर्पण का प्रयोग करते हैं उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है। आप जिस हाइट के वस्तु को उसके सामने में रखते हैं उतना ही हाइट का आपका उस मतलब दर्पण में प्रतिबिंब बनता होगा। और साथ ही में आपका जैसा ही मतलब आप जैसे वस्तु को रखेंगे वैसा वो प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप उल्टा रखेंगे तो उल्टा बनता होगा, सीधा रखते होंगे तो सीधा बनता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपके घर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है, जिसमें आप सुबह शाम जब भी होता है आप अपना मतलब फेस वगैरह को देखते रहते हैं, वो आपका दर्पण जो है वो आपका समतल दर्पण होता है। और उसी दर्पण के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पे वस्तु के बराबर आकार का
और साथ में सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण कैसा होता है, तो याद रखिएगा वो दर्पण जो आपका हमेशा समतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, यह हमारा एक अपवर्तक सतह हम ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पे अपवर्तक सतह है, और जब हमारा यहाँ से प्रकाश इंटर करती है तो ये इस प्रकार से चली जाती है, ये किरणें हमारा कहता है आपतित किरण, और ये जो परावर्तित होकर के जाती है यहाँ से परावर्तन के बाद, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में यहाँ पे एक अभिलंब होती है जिसको कि ये जो बिंदु होता है ये आपतन बिंदु हमारा कहलाता है। और ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ पे एक ये होते हैं आपतन कोण, और सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे उल्टा हम कर दिए, यहाँ पे एक हो जाते हैं, तो एक हो जाते हैं आपका यहाँ पे आपतन कोण, और एक हो जाते हैं यहाँ पे ये जो है आपका कोण परावर्तन कोण होते हैं, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो नियम होता है वो क्या होता है आपका कि कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होते हैं। आप नियम को याद रखेंगे, पहला नियम क्या होता है कि कोण आई जो होते हैं कोण आर के बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण जो होते हैं वो आपके परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा जो रूल जो होता है आपका, दूसरा रूल क्या होता है कि आपका जो ये आपतित किरण आया और परावर्तित किरण जो यहाँ से निकला और अभिलंब जो आया, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब वो ये वाला पॉइंट जो है आपका, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो प्रकाश परावर्तन के यही दो नियम होते हैं, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो वर्ण विक्षेपण आप शायद पढ़े होंगे, पहला ही चैप्टर है आपका फिजिक्स का। और ये क्वेश्चन जो होता है मतलब क्या कहता है कि वर्ण विक्षेपण की जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सनलाइट जो होती है, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट जो होती है, इस लाइट में सूर्य के प्रकाश में 7 कलर का रंग होते हैं। ठीक है, जब आप इसे प्रिज्म से होकर के आप जब इसे देखेंगे, जब प्रकाश को गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग एक तरह से वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यह घटना जो होता है हमारा प्रिज्म के द्वारा ही होता है, और जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। आप अगर दर्पण से करेंगे तो ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा घटना नहीं घटेगा, बिकॉज दर्पण क्या होता है एक तरफ से आपका पीछे साइड से जो होता है वो आपका पेंट किया हुआ रहता है, कलई चढ़ा हुआ रहता है। तो आप जैसे कि मान लीजिए आपका दर्पण है, और दर्पण जो होता है एक साइड से आपका कलई किया हुआ रहता है, आप अगर इधर से प्रकाश को डालेंगे तो ये परावर्तन हो जाएगा, इधर इधर या फिर किधर भी आपका परावर्तन हो जाएगा, वो आपका इस पार नहीं आएगा। तो इस कारण से दर्पण में नहीं हो पाएगा। और बी नंबर जो ऑप्शन है आपका लेंस जो है, इसमें क्या होता है, लेंस में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। कोई भी अगर आप लेंस लेते हैं, सपोज दैट हम जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई एक लेंस को ले लेते हैं, और लेंस में क्या होता है कि आपका दोनों ही साइड से जो होता है वो आपका मतलब कलई किया हुआ नहीं रहता है। तो आप जैसे ही प्रकाश को इसमें डालेंगे तो प्रकाश आराम से इस पार में निकल जाएगा। तो इसमें ना तो प्रकाश का परावर्तन होगा और ना ही तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की क्रियाएँ होगी। लेकिन अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म जो होता है, जैसे ही आप इसमें प्रकाश को डालेंगे, सूर्य के प्रकाश को, तो ये जो होती है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आपको याद रखना है इस चीज़ को। और ये 7 रंग कौन कौन सा होता है, तो आपको हम एक ट्रिक यहाँ पे देते हैं याद रखने के लिए। एक होता है बैजानी हापी नाला, याद रखिएगा क्या क्या हम बोल रहे हैं, हम आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं। बैजानी हापी नाला होता है, और ये बैजानी हापी नाला किस प्रकार से काम करता है हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। आपका होता है, एक सेकेंड हम बता रहे हैं आपको। बैजानी हापी नाला मतलब बैजानी, बै से हो जाता है आपका बैगनी, मतलब हो गया बैगनी कलर। जा से हो जाता है आपका जामुनी, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जा से हो जाएगा जामुनी, बैजा नी से हो जाता है आपका नीला, ठीक है, और बैजानी हा से मतलब हो जाता है आपका हरा, पी से हो जाता है पीला, बैजानी हापी हो गया। और ना से हो जाता है आपका नारंगी, और ला से हो जाता है लाल। तो लाल जो होता है वो सबसे नीचे होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है वो आपका किसके जरिए होता है, तो प्रिज्म के जरिए होता है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। तो चलिए हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा,
अभी हम आपको कुछ समय पहले ही बताएं कि गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का जब भी बात करें तो आपको सिंपल सा फार्मूला को याद रखना है। एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर क्या होता है r/2। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि किसी गोलीय दर्पण में जो है वक्रता त्रिज्या r जो है ये हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस f होता है। तो फोकस दूरी क्या होगी, मतलब फोकस दूरी यहाँ पे निकालने के लिए कहा है, तो फोकस दूरी को हम यहाँ पे लिख देंगे। और r का मान हमें त्रिज्या जो है वो 50 दिया हुआ है। तो एक सेकेंड, 50 जो दिया हुआ है इस 50 को हम यहाँ पे मतलब इसके सीधा में हम यहाँ पे 50 को लिख देते हैं और बटे 2 है। और अब हम इसको जब कटा देंगे तो 25 टाइम में ये हमारा कट जाएगा। देखिए 25 टाइम में हमारा ये कट गया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा कि किसी गोलीय दर्पण की दिवक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाती है, मतलब 25 हो जाएगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस कोई भी लेंस हो अगर उसकी क्षमता की बात करें तो वो हमेशा डायोप्टर में निकलती है। किस में निकलती है? डायोप्टर में। डायोप्टर में जो होता है ये निकलती है, और इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायोप्टर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। 11 नंबर क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम आपको एक चीज़, एक ट्रिक बता देते हैं कि कोई भी अगर लेंस है, कोई लेंस है, तो जैसे हम आपको यहाँ पे एक लेंस लेकर के दिखा रहे हैं, जैसे ये हमारा एक लेंस है और इस लेंस में जो होता है क्या बोला है, फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस जो होता है, मतलब उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होता है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा ही धनात्मक होती है। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होती है। न्यूनतम मतलब होता है कि प्रकाश का वेग जो होता है सबसे कम किस में चलती है। तो याद रखिएगा, निर्वात में तो सबसे अधिक होगी, ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, उससे जो होता है थोड़ा सा कम वायु में रहेगा। निर्वात मतलब होता है वैसी जगह, वैसा जगह जहाँ पे हवा नहीं है। तो प्रकाश वहाँ पे सबसे अधिक चलती है जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वायु जो होती है उसमें थोड़ा सा मतलब मध्यम हो जाती है। जैसे निर्वात में आपका जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है 10, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये नहीं होती है, मतलब प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो आपकी हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये आपका निर्वात में चाल होती है प्रकाश की। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सबसे कम किस में चाल होती है, तो याद रखिएगा सबसे कम जो चाल होती है वो होती है आपकी कांच में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता देते हैं कि लेंस बनाने के लिए जो होते हैं, कोई भी पदार्थ जो होता है उसका कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ उसका नियम होते हैं। नियम क्या होता है कि हम जल जो होता है उसमें प्रयोग कर लेते हैं लेंस बनाने के लिए, जल का, कांच का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका राइट सी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है आपका हमेशा ही वो सीधी होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसे आभास कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, किस दर्पण में होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी दर्पण है, कौन सी ऐसी दर्पण है जिसमें कि वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब बनती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा ही प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से हमारा छोटा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि किसी लेंस की क्षमता जो है वो 4 डायोप्टर है, अवतल लेंस में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है कि यदि किसी लेंस की क्षमता जो वो आपका 4 डायोप्टर है तो इसकी अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी। तो
तो अवतल दर्पण में इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, यानी कि 4 डायोप्टर है, अवतल दर्पण में इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी लेंस की फोकसांतर यदि 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। हम ना इसके लिए आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे। हम आपको उस वीडियो में हम इसका फार्मूला का कैसे प्रयोग करते हैं हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उस चीज़ को बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आपको ये डायोप्टर वाला मतलब क्षमता वाला अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको इसके लिए प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम बढ़ते आगे। बोला कि फोकसांतर यदि उत्तल लेंस में 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 डायोप्टर इसकी हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान में रखना है इसमें प्लस माइनस में भी बहुत बड़ा मतलब वैल्यू रहता है। लेंस कैसा है तो लेंस के अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस को देखा जाता है। आपको हम इसके अगला जो वीडियो आएगा हम उसमें आपको इस चीज़ का कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। आपको अभी हम कुछ समय पहले ही मतलब कुछ अगला क्वेश्चन ही हम आपको बताए थे कि यदि आपको वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आप हमेशा उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, आप हमेशा उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, यहाँ पे बोला कि अगर आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आप किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो आप उत्तल नहीं अवतल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही कारण होता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और सोच सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी जो होती है, गाड़ी में जो साइड मिरर जो होती है, साइड मिरर जो लगी रहती है गाड़ी में, वो देखिएगा आपको उसका जो होता है अवतल दर्पण होता है। क्यों, क्योंकि वस्तु जो होता है गाड़ी के पीछे में बहुत बड़ी होती है और वो जो होता है हमें उसको छोटे रूप से प्राप्त करना होता है। ठीक है, सॉरी गाइज, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, क्योंकि आपको वस्तु से छोटा प्रतिबिंब निकालना होता है तो आपको वहाँ पे उत्तल दर्पण। तो यहाँ से याद रखिएगा कि गाड़ी के जो साइड मिरर जो होते हैं वो आपके उत्तल दर्पण के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर राइट हो जाएगा अवतल, क्योंकि आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। अभी जस्ट यही क्वेश्चन था आपका, जस्ट इसका वो उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है ना, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, लेकिन वहाँ पे आपको जो लेंस जो था वो आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 20 सेंटीमीटर। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 नंबर में बढ़ेंगे, सॉरी 19 नंबर में आएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यही क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण वही दर्पण है गाइस बच्चों जो कि आप अपने घरों में प्रयोग किया करते हैं। तो याद रखिएगा वो जो आप जो घर में अपना जो मिरर को जो देखते हैं वो आपका समतल दर्पण होता है और उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। कैसा प्रतिबिंब बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि जब प्रकाश जो होती है हवा से कांच में प्रवेश करती है। देखिए देखो क्या होता है, देखिए बच्चों 2 माध्यम होती है। ठीक है, एक होती है सरल माध्यम, एक होती है सघन माध्यम, एक होती है विरल माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हवा से कांच में प्रवेश करेगी। तो यार जैसे कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको एक फिगर के जरिए हम समझाते हैं। प्रकाश जब इस हवा से, मान लेते हैं ये हमारा कांच है, एक सेकेंड हम अलग कलर से लेते हैं। जैसे ये कांच हमारा लाल कलर का हो गया, अब हम इसमें एक प्रकाश को लेकर के इसमें देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रकाश। ठीक है ना, ये प्रकाश जब प्रवेश करेगी तो याद रखिएगा ये कांच है ना, ये यहाँ पे एक अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है, तो ये कांच जो है ये हमेशा क्या होगी, अभिलंब की निकट मुड़ेगी। मतलब क्या होगा, प्रकाश जो है इस प्रकार से प्रकाश को जाना चाहिए था, बट इस प्रकार से ये जाती नहीं है। जब प्रकाश हमारा हवा से कांच में, मतलब हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो ये जो प्रकाश होती है इधर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से मुड़ जाएगी। प्रकाश को जाना चाहिए था इधर की ओर, लेकिन इधर नहीं जा करके ये अभिलंब की निकट मुड़ जाती है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 21 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। जब प्रकाश की किरण जो होती है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताइए वो दर्पण किस प्रकार का होना चाहिए। क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि आप दर्पण से कितना ही दूर खड़ा है, अगर आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक है, सीधा बन रहा है, तो दर्पण कैसा हो सकता है। तो बता देते हैं आपको ही कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है दो ही दर्पण में बनता है। एक तो आपका हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो घर में मिरर का यूज करते हैं, मतलब समतल दर्पण, आप चाहे वो दर्पण को कितना ही दूर रख लीजिए, अगर आप दर्पण के सामने आएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका फिगर वहाँ पे सीधा ही दिखेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण तो हो गई, लेकिन साथ में उत्तल दर्पण में भी सेम चीज़ें होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी जो होती है सेम चीज़ें होती है। अगर उत्तल दर्पण में ये चीज़ें नहीं होती तो आप गाड़ी के साइड में जो प्रयोग किया जाता है आप उसमें ध्यान दीजिएगा। गाड़ी में क्या होता है कि पीछे का जो आपका जो फिगर जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल हो सकती है या फिर आपका उत्तल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। मतलब कैमरा जो होता है, कैमरे के आगे में एक लेंस होती है। ठीक है, आप भी अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं। आपका जो कैमरा जो होगा, कैमरे के आगे में एक लेंस होगा। वो लेंस कैसा लेंस होता है, वो लेंस आपका होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होती है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आ गया वही क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अभी हम फिर से बोल रहे हैं कि साइड मिरर मतलब हुआ गाड़ी जो आप चलाते हैं उसके बगल में एक देखिएगा मिरर लगा रहता है। ठीक है, वो मिरर कैसा होता है, तो वो मिरर होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वही क्वेश्चन है, F बराबर R/2। आपको हमेशा ये चीज़ को याद रखना है, फार्मूले को जब भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की बात करें कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला का प्रयोग करना है। F = R/2 होती है। ठीक है, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। F = क्या होती है, R/2 होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमको F का मान दिया हुआ है वो है 10, तो हम यहाँ पे F के सामने 10 रखेंगे, इक्वल लगाएंगे। R का मान हमें मालूम नहीं है तो R को R ही रहने देंगे, बाय यहाँ पे 2 करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R को 1 से तो हो जाएगा R, और इक्वल में हो जाएगा 10 × 2 तो हो जाएगा 20, तो हो गया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था बच्चों आपके लिए, हम 25 क्वेश्चन को लेकर के आए थे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। इसमें और भी अभी क्वेश्चन हैं, हम आपको प्रत्येक दिन इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिएगा तो आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम में। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिर्फ 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं। साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट आप अगर यहाँ से अच्छे, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।